हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेखाशास्त्र, लेखांकन व पुस्तपालन का अर्थ काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ा है। उससे रिलेटेड हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस देखे हैं। दोनों का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स ने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले ये दोनों वीडियो ज़रूर से देखें, फिर आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। लेखांकन के उद्देश्य, पुस्तपालन व लेखांकन में क्या अंतर है और लेखांकन के प्रकार यानी उसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको लेकर हम लोगों ने प्रिपेयर करी है। तो प्रीवियस वीडियो देखने के उपरांत ही आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। तो जिन्होंने अगर पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में मैंने दोनों आपकी वीडियो का लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी दोनों वीडियो का लिंक है, आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले हमेशा की तरह यह आपका YouTube चैनल है, आपके लिए ही प्रिपेयर किया है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर से दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। स्टार्ट करें आज की वीडियो और समझें लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य का क्या अभिप्राय है। पुस्तपालन लेखांकन हम लोगों ने काफी विस्तार से पढ़ा है। पुस्तपालन लेखांकन का ही भाग है और लेखांकन के अंतर्गत व्यापार से संबंधित समस्त आर्थिक व्यवहारों का पुस्तकों में आपके लेखा, वर्गीकरण, सारांशित की क्रिया ही आपके लेखांकन कहलाती है। तो लेखांकन के उद्देश्यों को एक बार वापस से विस्तार पूर्वक समझते हैं। किस प्रकार से, सबसे पहले समझें आप इसके अंदर कि व्यावसायिक व्यवहार जो लेन देन होते हैं व्यापार में, उसके अंदर उन व्यवहारों में से छांटा जाएगा कि वित्तीय प्रवृत्ति के लेन देन कौन से हैं, आर्थिक व्यवहार कौन से हैं जिनको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकें। क्योंकि लेखा पुस्तकों में हम उन्हीं व्यवहारों का लेखा करते हैं जो आर्थिक आपके व्यवहार हैं, वित्तीय प्रवृत्ति के हैं, जिनको मुद्रा में व्यक्त कर सकें। ऐसे ही व्यवहारों को हम पुस्तकों में लिखते हैं। तो सबसे पहले व्यवसायिक व्यवहारों में ऐसे आर्थिक व्यवहारों की पहचान की जाती है और उसके बाद पुस्तकों में प्रारंभिक लेखा किया जाता है। प्रारंभिक पुस्तक कौन कौन सी थी अपन ने पढ़ी थी, जनरल और सहायक पुस्तकें। छोटा व्यापारी इन व्यवहारों का लेखा केवल एक पुस्तक मेंटेन करता है, जनरल पुस्तक, और बड़े व्यापारी के यहाँ व्यवहारों की अधिकता होती है, इसलिए वो एक पुस्तक रखने की बजाय उन पुस्तकों का वर्गीकरण करके अनेक पुस्तकें रखता है जिन्हें हम सहायक पुस्तकों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य लेखांकन का यही है, पुस्तपालन का यही है कि व्यापार में जो आर्थिक व्यवहार हुए हैं जिनको मुद्रा में हम व्यक्त कर सकते हैं उनका प्रारंभिक पुस्तकों में आपके कौन सा लेखा। प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे के उपरांत इन आपकी पुस्तकों के आधार पर खाता बही एक अन्य पुस्तक बनाई जाती है जिसको अपन आपके वर्गीकरण की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस खाता बही पुस्तक में प्रारंभिक पुस्तकों में आपके लिखे गए व्यवहारों के आधार पर सभी प्रकृति के खाते अलग अलग खोले जाते हैं और उन खातों से संबंधित समस्त व्यवहार हम उन आपके खातों में तिथि अनुसार अंकित करते हैं। और खाता बही बनाने के उपरांत फिर इन खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए हम खातों की एक सूची बनाते हैं उनके योग व शेष के आधार पर, ताकि हम लोग खाता बही में खोले गए खातों की गणितीय शुद्धता की जांच कर सकें। और इस सूची को ही नाम दिया था तलपट। तो जो दूसरा उद्देश्य है पुस्तपालन का, लेखांकन का, वो है प्रारंभिक पुस्तकों से आपके खाता बही में खाते खोलना और इन खातों की जांच के लिए एक सूची तैयार करना जिसको नाम दिया जनरल। तीसरा जो उसका प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो आपने खाते पुस्तकों में आपके कौन सा खताएं हैं, लिखे हैं, उनका सार रूप तैयार कर लिया है तलपट के रूप में। अब उसी के आधार पर व्यापार के सही लाभ हानि
वह आर्थिक स्थिति की कौन सा गणना की जाती है, यानी इन खातों को सारांशित करके उस वित्तीय वर्ष के लाभ हानि की अपन गणना करेंगे। और इस आपकी तीसरी अवस्था को, जिसको सारांश के नाम से अपन जानते हैं, इस अवस्था में हम वित्तीय विवरण पत्र आपके कौन सा तैयार करते हैं। इन वित्तीय विवरण पत्रों में हम व्यापार खाता, सकल लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए, लाभ हानि खाता, शुद्ध लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए, और चिट्ठा व्यापार की संपत्ति व दायित्व की आपकी कौन सा स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रिटर्न आपके रिकॉर्ड लिखने के बाद तलपट के आधार पर सही एवं आपके उचित लाभ हानि का निर्धारण करना, ताकि एक निश्चित समय अवधि, यानी जो 12 महीने की वित्तीय वर्ष की अवधि है, जो हमारा लेखा वर्ष 12 महीने की अवधि का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस अवधि में अर्जित किए गए लाभ हानि व वित्तीय स्थिति की कौन सा जानकारी को उपलब्ध कराना ही ये लेखांकन का उद्देश्य है। इसी में एक और अपन उद्देश्य समझें कि व्यवसाय के जो प्रबंधक हैं उनकी कार्यकुशलता व उनके नेतृत्व की सही तस्वीर आपके कौन सा पेश करना, प्रबंधकों की आपको कौन सा व्यवस्थित एवं सारांशित वित्तीय विवरण उपलब्ध करवाना। क्योंकि लेखांकन के अंतर्गत हम लोगों ने काफी विस्तार पूर्वक समझा था कि लेखों को सारांशित करने के उपरांत आपने जो वित्तीय विवरण पत्र बनाए हैं, इन वित्तीय विवरण पत्रों का विश्लेषण किया जाता है कई तकनीकों के आधार पर, और उन्हीं के आधार पर अपन ज्ञात करते हैं कि प्रबंधकों की कार्यकुशलता किस प्रकार की है, उनकी नेतृत्व आपने जो किया है कि उसकी जो सही स्थिति है उस वस्तु स्थिति को प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत करना, और इसके लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कई तकनीकों से किया जाता है, और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों का निर्वचन कर कर उनके उपयोगकर्ताओं तक उस आपकी सूचनाओं को भी क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना, उसके उपरांत जो विश्लेषित सूचनाएं हैं उनके उपयोगकर्ताओं तक उपलब्ध कराना भी आपके लेखांकन का आपके कौन सा उद्देश्य है। तो वित्तीय परिणाम और अन्य विश्लेषित सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराना, यह भी आपके कौन सा इसका उद्देश्य है। इसके उपरांत एक और इसका उद्देश्य है व्यवसाय के कर दायित्व का ठीक प्रकार से कौन सा करने में सहायता प्रदान करना। आपने जो लेखा पुस्तक आपके कौन सा लिखी है, लेखांकन जो किया है, वित्तीय वर्ष के जो व्यवहार अंकित करे हैं, इन व्यवहारों के आधार पर ही व्यापार के कर दायित्व का भी निर्धारण होता है। क्योंकि कर दायित्व के निर्धारण के लिए जो आधार लिया जाएगा वो आपके द्वारा रखी गई इन पुस्तकों को ही माना जाता है। तो ये लेखांकन पुस्तकें आपके कर दायित्व के निर्धारण में भी कौन सा सहायता प्रदान करती हैं। लेखांकन द्वारा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और प्रबंधकों की भावी नियोजन और नियंत्रण में क्या करना, सहायता करना। ये जो सूचनाएं हैं, जो विवरण पत्र आपने विश्लेषित करके बनाए हैं, इन आपके कौन सा सूचनाओं के आधार पर ही प्रबंधक अपनी भावी आपके कौन सा योजनाओं को बनाता है, और इन सूचनाओं के आधार पर ही अपने प्रबंधकों की कार्यकुशलता, अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता का आपके कौन सा आकलन करता है, और उनकी उसी के आधार पर वो उन पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी कौन सा आपके कौन सा अपनाता है। कहने का मतलब वित्तीय विवरण पत्र से जो सूचनाएं मिली हैं वो भावी आपकी योजनाएं बनाने में सहायक होती हैं, और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर नियंत्रण की क्रिया भी की जाती है। अच्छी चीजों को प्रोत्साहित किया जाता है, और जहां आपके योजना अनुरूप कार्य नहीं हुआ उस पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये लेखांकन के उद्देश्य आप लोगों को दे रखे हैं, इस आपके उद्देश्य के लिए ही लेखांकन किया जाता है। अब नेक्स्ट एक और टॉपिक समझते हैं अपन, आपको पुस्तपालन लेखांकन में अंतर। हम लोगों ने इसके अर्थ को जब पढ़ा था तब विस्तार पूर्वक समझा था कि पुस्तपालन लेखांकन का ही भाग है। पुस्तपालन पहली अवस्था है और लेखांकन कौन सी दूसरी अवस्था है, इसके क्या अंतर हैं, फिर भी इसके अंदर आपको दे रखे हैं, तो मैंने एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। सबसे पहला क्षेत्र के आधार पर देखें तो जो पुस्तपालन का क्षेत्र है उसके अंदर वित्तीय लेनदेनों की पहचान करना,
उन आर्थिक व्यवहारों का पुस्तकों में प्रारंभिक लेखा करना, वह खाता बही में खाते खताना, यही आपके कौन सा पुस्तपालन का क्षेत्र है। पर जब लेखांकन के क्षेत्र की बात आती है तो वो पुस्तपालन से ज्यादा विस्तृत है, यानी लेखांकन के अंतर्गत पुस्तपालन सम्मिलित है। पुस्तपालन की तो क्रिया आती है, पर उसके साथ साथ सारांशित की क्रिया भी उसके अंदर आती है, यानी लेखांकन के अंतर्गत पुस्तपालन लेखांकन का ही आपके कौन सा भाग है। वर्गीकृत लेखों को सारांश आपके कौन सा तैयार करना, यानी जो तलपट आपने बनाई थी उनके आधार पर वित्तीय विवरण पत्र बनाना, सारांशित किए गए परिणामों को विश्लेषित करना और आपके कौन सा परिणामों की व्याख्या करना। जो आपके जो विश्लेषण करने के उपरांत जो सूचनाएं आपको प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर वस्तु स्थिति की पूर्णतया व्याख्या करना और इन सूचनाओं को उनके उपयोगकर्ताओं तक प्रेषित करना, यह संपूर्ण आपके कौन सा क्रिया लेखांकन का ही भाग है। इसलिए लेखांकन का क्षेत्र पुस्तपालन से विस्तृत है। इसी में जो अंतर आ रहा है नेक्स्ट आपके पुस्तपालन लेखांकन में, वो है अवस्था को लेकर। पुस्तपालन आपके कौन सा लेखांकन की प्रारंभिक अवस्था है और लेखांकन आपके कौन सा द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। इसी में उद्देश्य के आपके अनुरूप पुस्तपालन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक व्यवहारों का नियमानुसार आपके लेखा करना ही पुस्तपालन का एकमात्र उद्देश्य है। पर लेखांकन का जो उद्देश्य है उसका प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के आपके शुद्ध परिणामों और वित्तीय स्थिति को कौन सा ज्ञात करना और उसमें हित रखने वाले पक्षकारों को उन आपके विवरण पत्रों को समय समय पर प्रेषित करना, ये उनका लेखांकन का उद्देश्य होता है। इसी में कार्य की प्रकृति के आधार पर अंतर को समझते हैं कि पुस्तपालन का कार्य यांत्रिक प्रवृत्ति का होता है, यानी उसमें कोई ज्यादा विशिष्टता की आवश्यकता नहीं होती है। आपके लिखने का एक क्रम है, तरीका है जो सामान्य व्यक्ति भी सामान्य ज्ञान से आपके कर सकता है। यांत्रिक प्रवृत्ति का कार्य होता है, यानी समान प्रकृति के व्यवहार बार बार नियमित तौर पर होते हैं, उनको पुस्तकों में लिखना होता है, यही पुस्तपालन का कार्य है। इसलिए पुस्तपालन के कार्य को यांत्रिक प्रवृत्ति का मानते हैं, यानी उसमें कोई ज्यादा विशिष्टता आपकी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य ज्ञान या कुछ आपके कौन सा प्रैक्टिस के आधार पर पुस्तपालन का काम सरलता से किया जा सकता है। लेखांकन का जो कार्य है वो थोड़ा विश्लेषणात्मक है, यानी उसमें कुछ विशिष्टता है, उसमें आपके कौन सा एक निश्चित योग्यता होती है उस कार्य को करने के लिए। इसलिए लेखांकन का जो कार्य है वो विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का होता है और पुस्तपालन का कार्य केवल यांत्रिक प्रवृत्ति का होता है। इसी में एक और अंतर को समझते हैं, इसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। पुस्तपालन में का कार्य निम्न श्रेणी के स्टाफ के द्वारा किया जाता है और लेखांकन का जो कार्य है वो उच्च श्रेणी के स्टाफ के द्वारा किया जाता है। अब ज्ञान का स्तर अपन देखें तो पुस्तपालन में आपके कौन सा ये सीमित ज्ञान पाने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, जबकि आपके लेखांकन का उच्च श्रेणी के व्यक्ति के द्वारा ही कौन सा किया जा सकता है। विश्लेषणात्मक योग्यता की बात करें तो पुस्तपालन के लिए किसी भी प्रकार की विश्लेषणात्मक योग्यता की आपको आवश्यकता नहीं है, पर लेखांकन के कार्य के लिए तो ये योग्यता आपके अंतर्गत होनी चाहिए, तभी आप आपके कौन सा लेखांकन का कार्य कर सकते हैं। तो ये पुस्तपालन और लेखांकन में आप लोगों को अंतर मैंने बताया, इनके आधार पर दोनों को हम समझ सकते हैं। अब एक और चीज है लेखांकन के प्रकार यानी उपक्षेत्र। लेखांकन को आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उसके नए आपके कौन सा प्रकार बनाए गए हैं, लेखांकन में परिवर्तन होता गया है, तो उन प्रकारों को समझते हैं। लेखांकन के प्रकार या उपक्षेत्र। आधुनिक समय में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग लगातार उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए प्रबंधकों के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। उनसे निपटने के लिए केवल वित्तीय लेखांकन की सूचनाएं पर्याप्त नहीं हैं,
प्रबंधकों को और भी अनेक आपके सूचनाएं विभिन्न रूपों में आपके चाहिए जो उनके भावी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में आपके कौन सा लाभदायक हो। इस हेतु लेखांकन के आपके कौन सा कई क्षेत्रों में आपको हमने वर्गीकृत किया है। उनके अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार लेखांकन के कई प्रकार हैं जो हम लोगों को समझने हैं। इनको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? सबसे पहला जो लेखांकन का जो प्रकार है वो है वित्तीय लेखांकन। उसके उपरांत एक और आपके है लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसी प्रकार से सामाजिक दायित्व लेखांकन। आजकल ये नया आपके कौन सा दायित्व लेखांकन आया है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और एक है कर आपके लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। तो लेखांकन के उद्देश्य जो हैं या लेखांकन की जो आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में आपके कौन सा महसूस की जा रही हैं, उनको अलग अलग आपके ध्यान में रखते ही ये लेखांकन के उप क्षेत्र बनाए गए, जिनको हम विस्तार पूर्वक आगे अब समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं वित्तीय लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? लेखांकन की इस शाखा का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से लेखा पुस्तकों में लिखना, वर्गीकरण करना और सारांशित कर व्यापार के लाभ हानि वो आपके कौन सा वित्तीय स्थिति के कौन सा परिणाम को जानना, ये उद्देश्य होता है वित्तीय लेखांकन का। वित्तीय लेखांकन की सूचनाएं चाहने वाले पक्षकारों में समाज, सरकार, अंशधारी, ऋण प्रदाता या उपभोक्ता आपके कौन सा प्रमुख होते हैं जो व्यापार के वित्तीय आपके कौन सा लेखों में आपके कौन सा रुचि रखते हैं। लेखांकन का ये क्षेत्र छोटी सभी आपके कौन सा प्रकार की व्यापारिक संस्थाओं के लिए उपयोगी एवं क्या है आवश्यक है। ये वित्तीय लेखांकन लगभग सभी आपके जो व्यवसायिक संस्थान हैं जो लेखा पुस्तकें पूर्ण रूप से रखते हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ताकि वर्ष के अंत में संस्था के लाभ हानि व वित्तीय स्थिति की हम जानकारी को प्राप्त कर सकें। कुछ संस्थान जो कि आपके कंपनी संगठन के लिए कानूनन रूप से ये अनिवार्य है, बाकी के लिए आपके कौन सा ऐच्छिक है, अगर वो चाहें तो विस्तार पूर्वक इसका आपके कौन सा लेखा कर सकते हैं, पर कंपनी के लिए निर्धारित प्रारूप में आपके कौन सा कानूनन तौर पर बनाना अनिवार्य होता है। अब इसी में एक और अपन समझते हैं लेखांकन का जो अलग आपके प्रकार है, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन प्रायः उन संस्थाओं में देखने में पाया जाता है जो कि निर्माणी संस्थान हैं, जो कि कच्चे से पक्के माल का निर्माण करते हैं। उन संस्थाओं के अंदर ही ये आपके कौन सा लेखांकन की इकाई देखने को मिलती है। लेखांकन की इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुएं अथवा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना ही आपके कौन सा इसका उद्देश्य है। इस प्रणाली में लागत का पूर्वानुमान लगाकर वास्तविक लागत से उसकी तुलना भी की जाती है। इस प्रकार लागत नियंत्रण के माध्यम से वस्तु सेवा की लागत को कम करने व नियंत्रित करने का प्रयास भी किया जाता है। लागत कम होने पर लाभ की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही लागत लेखांकन का उद्देश्य है। तो जो लागत लेखांकन देखने को मिलेगा वो आपके कौन सा निर्माता के यहाँ मिलेगा, जो कि कच्ची से पक्की आपके कौन सा वस्तु का निर्माण करता है, या जो सेवा संस्थान हैं जो अपने कौन सा ग्राहकों को सेवाएं आपके कौन सा उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनकी सेवाओं की लागत ज्ञात करना, उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करना ही लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। एक और अपन आपके प्रकार को समझते हैं जिसको नाम दिया प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग किस लिए होती है, इसका क्या उद्देश्य है? प्रबंधकीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य लेखांकन सूचनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि जिससे प्रबंधकों को व्यवसाय की क्रिया की योजना बनाने और नियंत्रण करने में कौन सा सहायक मिले, क्योंकि लेखांकन जो है वो उनके उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाता है। तो समय समय पर जो वित्तीय विवरण पत्र बनाए जाते हैं या जो वित्तीय विवरण पत्रों के आधार पर हम सूचनाएं विश्लेषित करके निकालते हैं, उनको विभिन्न प्रारूपों में
उनके उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार लिखा जाता है और उन्हें समय समय पर उनको उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपने भविष्य के आपके निर्णय ले सकें और उन्हीं के आधार पर भावी योजनाएं व नियंत्रण का कार्य कर सकें। तो प्रबंधकों के लिए भी समय समय पर हम ये विवरण पत्र उपलब्ध कराते हैं। प्रबंधक द्वारा व्यवसाय की गतिविधियों का संचालन किया जाता है और संचालन में दक्षता हेतु प्रबंधक को लेखांकन सूचनाएं इस रूप में चाहिए कि वे उन्हें प्रबंधकीय दायित्वों का निर्वहन करने में कौन सा सहायता करे। हमारी जो सूचना का जो प्रारूप है वो इस प्रकार का हो जो इनके संचालन में कौन सा सहायता प्रदान करे। प्रबंधक का मुख्य कार्य निर्णय लेना होता है। निर्णयों में सफलता के लिए ही व्यवसाय की सफलता कौन सा निहित है। निर्णयों की सफलता प्रबंधक को प्राप्त उपयोगी सूचनाओं के आधार पर ही क्या होती है, उपलब्ध होती है। प्रबंधकों को व्यापार की वस्तु स्थिति का जितना सही चित्रण आपके प्रस्तुत किया जाएगा, प्रबंधक के द्वारा लिया गया निर्णय संस्था के लिए उतना ही आपके कौन सा सही होगा। तो सब कुछ किसके ऊपर निर्भर है, उसको उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के ऊपर। प्रबंधकीय निर्णय के लिए लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रबंधकीय लेखाकार विभिन्न तकनीकों तथा अवधारणाओं का प्रयोग करता है। इन तकनीकों में अनुपात विश्लेषण, बजटरी नियंत्रण, कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण आदि आपके कौन सा विश्लेषण की तकनीक को अपनाया जाता है और उन्हीं के आधार पर ये आपके कौन सा विवरण पत्र हम तैयार करते हैं। अतः प्रबंधक द्वारा लेखांकन सूचनाओं की प्राप्ति तथा आपके कौन सा उनका विश्लेषण एवं उपयोग को ही प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। तो प्रबंधकीय लेखांकन बहुत इंपॉर्टेंट है एक संस्थान के लिए, ताकि वो भावी अपनी योजनाएं व नियंत्रण की क्रिया को बहुत दक्षता के साथ, बहुत निपुणता के साथ और सही निर्णयों के आधार पर कर सके। इसी में एक और समझते हैं, एक और प्रकार कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। आजकल ये टैक्स अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेखा पुस्तकें आपने तैयार करी हैं वो जितनी सही होंगी उसी आधार पर आप पर टैक्स की गणना की जाएगी, आपके कर दायित्व की आपके कौन सा गणना की जाएगी। तो आजकल ये टैक्स अकाउंटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेखांकन का ही पार्ट है। लेखांकन की वह शाखा जो कि कर निर्धारण के उद्देश्य से के लिए ही प्रयोग की जाती है, कर लेखांकन कहलाती है। इस लेखांकन के आधार पर जो इनकम टैक्स है, जो संस्था का इनकम टैक्स बनता है या आपकी जो सर्विस टैक्स है, वो वस्तु एवं सेवा कर की कौन सा गणना की जाती है। तो ये आपके कौन सा टैक्स की कैलकुलेशन के लिए संबंधित जितनी भी अकाउंटिंग हम करेंगे, टैक्स की गणना के लिए जो भी अपन लेखांकन करेंगे, वो सब कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ये आप लोग सेकेंड ईयर में जाकर टैक्सेशन पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपके कौन सा सब्जेक्ट अलग से दे रखा है, तो यही टैक्स अकाउंटिंग का पार्ट है। इसी में एक और लेखांकन आजकल काफी आवश्यकता महसूस की जा रही है इसके लेखांकन की, सामाजिक दायित्व लेखांकन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक व्यापारी व्यापार कहाँ करता है, समाज में ही करता है, समाज के लोगों के लिए ही करता है, उन्हीं के आधार पर करता है। यानी व्यापार करने के लिए रिसोर्सेज भी समाज से लिए गए। व्यापार किन के लिए किया गया, समाज के लोगों के लिए किया गया। यानी उनमें उपलब्ध आपके रिसोर्सों का उपयोग करके ही हम अपने व्यापार की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो व्यवसाय को समाज द्वारा ही व्यापार करने हेतु साधन यथा पूंजी, कच्चा माल, मानवीय श्रम आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। समाज के इस त्याग के बदले में व्यवसाय ने समय आपके कौन सा समग्र समाज के हित में अपनी जिम्मेदारियों को किस सीमा तक अदा किया है, इस बारे में प्रबंधकों द्वारा दी गई रिपोर्ट, जिसमें व्यवसाय द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए किए गए योगदानों पर क्या होता है, उपलब्ध हो। आपने समाज से तो लिया, पर समाज को क्या दिया, ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वो समाज के आधार पर ही अपनी व्यापारिक क्रियाओं को पूर्ण करता है। तो उसका उत्तरदायित्व बनता है
कि वो समाज के लिए भी कार्य करे। जैसे निम्न वर्गों को रोजगार प्रदान करना, पब्लिक प्रोग्राम के लिए वित्तीय और श्रम संसाधन प्रदान करना, वातावरण स्वच्छ रखने के लिए सहायता प्रदान करना, उत्पाद शुल्क देना, टिकाऊ उत्पाद बनाना, ग्राहक संतुष्टि इत्यादि आपके कार्य हैं जो समाज हित में हरेक व्यवसाय को करने चाहिए। इनसे संबंधित जो भी आपके कौन सा आपके लेखांकन कार्य है उसे ही हमें यहां पर नाम दिया है सामाजिक दायित्व लेखांकन। तो ये आपके कौन सा लेखांकन के प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं, इन सभी को विस्तार से अपन ने समझा है। ये लेखांकन के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग उद्देश्य से ये अकाउंटिंग की जाती है। अब जो नेक्स्ट आप लोगों के लिए अपन वीडियो लेकर आ रहे हैं, उस नेक्स्ट वीडियो में लेखांकन एक सूचना स्रोत के रूप में है और लेखांकन सूचनाओं में रुचि रखने वाले पक्षकार कौन कौन होते हैं और लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता यानी उन सूचनाओं में क्या क्या आपके कौन सा गुणात्मक विशेषता होनी चाहिए, इन सब का विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रिपेयर किया है। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डेफिनेट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।